Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. हमने इंग्लिश ग्रामर में आपको करेक्ट द सेंटेंस के दो पार्ट पूरे करा दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम देखेंगे पार्ट 3, जिसमें हम आगे के सेंटेंस बताएंगे कि आप उन्हें कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, दो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं आपके, एक हम एंड से दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और एक हम बट से जोड़ते हैं। तो आप बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब हम एंड से जोड़ें और कब हम बट से जोड़ें। तो इसका बिल्कुल सिंपल रूल है, अगर दो सेंटेंस में एक जैसी चीज बताई जा रही है तो आप उन्हें एंड से जोड़िए, लेकिन अगर दोनों सेंटेंस में अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं तो आप उसे बट से जोड़ेंगे। अगर सिमिलर प्रॉपर्टी है तो एंड से जोड़ेंगे, अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं तो आप बट से जोड़ेंगे। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब आपको एंड यूज करना है और कब आपको बट यूज करना है। देखो, पहला एग्जाम्पल दे रखा है, टू अर्न इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि गलती करना इंसान की वो होती है प्रॉपर्टी और माफ करना भगवान की प्रॉपर्टी है। तो अब आप ये दोनों चीजें एक जैसी चीज बता रहे हैं या अलग अलग? दोनों आप देखिए अलग अलग चीज बता रहे हैं। एक तरफ हम गलती की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम उसे माफी की बात करते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं। तो अगर अलग अलग चीजें हैं तो हम दोनों सेंटेंस को एंड से ना जोड़ के बट से जोड़ेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, टू अर्न इज ह्यूमन बट टू फॉरगिव डिवाइन। इसी तरह से हम सेकंड टेंस देखते हैं, ही इज वेरी जनरस बट हेल्प्स द पुअर। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो बहुत दयालु है और वो गरीबों की मदद करता है। तो जो दयालु होते हैं वो मदद करते हैं या नहीं करते? आप एकदम से कहेंगे दयालु लोग तो मदद करते हैं। तो दोनों चीजों में, दोनों सेंटेंस में एक जैसी प्रॉपर्टी है कि वो जनरस है, और जनरस लोगों की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पुअर को हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे बट का यूज ना करके हम एंड का यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, ही इज वेरी जनरस एंड हेल्प्स द पुअर। तो फर्स्ट रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड। सेकंड बहुत ही इजी है आपका। जब भी सेंटेंस पे हार्डली या स्केर्सली, दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। अगर हार्डली है या स्केर्सली है तो अगर उस सेंटेंस में आपका देन यूज हो रहा है तो देन गलत है, उसकी जगह या तो आप व्हेन का यूज करेंगे या फिर बिफोर का यूज करेंगे। तो जहां भी आपका हार्डली यूज हो रहा है या स्केर्सली यूज हो रहा है तो हार्डली में देन का यूज ना करके आप व्हेन का यूज करेंगे, और स्केर्सली में आप देन का यूज ना करके व्हेन या फिर बिफोर का यूज करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन देन इट बिगेन टू रेन। तो यहाँ पे हार्डली वर्ड यूज हो रहा है और उसके साथ देन। तो आपको पता है हार्डली के साथ हम कभी देन नहीं लगाते। तो करेक्ट सेंटेंस में हार्डली के साथ आप जहां आपने देन लगा रखा था वहां आपने क्या यूज किया? व्हेन का। तो ये आपका करेक्ट हो गया। सेम वे सेकंड क्वेश्चन में, scarcely had he finished his speech then a question was raised। तो scarcely के साथ हमने क्या यूज किया यहाँ पे? then। तो आपको पता है अगर हार्डली के साथ then हो, scarcely के साथ then हो तो वो गलत होते हैं। तो then को हटा के आप क्या कर लेंगे? यहाँ पे before का यूज करेंगे। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, scarcely had he finished his speech before a question was raised। तो क्लियर हो गया आपको सेकेंड रूल कि हार्डली स्केर्सली के साथ कभी भी देन यूज नहीं करना है, आपको व्हेन या फिर बिफोर का यूज करना है। अब आपका आता है थर्ड रूल। थर्ड रूल कहता है कि अगर आपका जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो आपकी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए, जैसे आई, वी,
मी, दे, शी, हर, ये सब क्या होते हैं, यू, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें जो वर्ब लगेगी, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, अगर वो प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। उसी तरह से पर्सन देखेंगे आप कि फर्स्ट पर्सन है या सेकंड है या थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो आप जैसे आई हो गया, आप एम का यूज करेंगे। सेकंड पर्सन है तो अगर प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो आप आर का यूज करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें भी आप नंबर और पर्सन को देख के, जैसे शी सिंगुलर है तो इसका यूज करेंगे अगर प्रेजेंट टेंस है, और अगर आपका दे है तो प्रेजेंट टेंस में आप आर का यूज करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज हो रहा है एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो आप उसी के हिसाब से उसका नंबर और उसका पर्सन देख के जो है वर्ब यूज करेंगे। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। तो यहाँ पे आपका इट इज आई, ये क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे आई। तो इन्होंने आई के साथ क्या यूज किया, इज किया। तो आपको पता है अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ वर्ब अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो आप उसी के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट टेंस में एम लगता है, क्योंकि इस प्रेजेंट टेंस में तो हम प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो आई के साथ आप एम का यूज करोगे। क्लियर हो गया। अब सेकंड है दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन द बुक्स। अब आपका इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपका वन ऑफ द बॉयज। तो वन क्या होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो वन ऑफ द बॉयज क्या होता है, हमेशा प्लूरल में यूज होगा आपका। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है आपका हैज, तो वर्ब इन्होंने सिंगुलर यूज की है तो आप उसकी जगह क्या यूज करोगे, हैव। अब फोर्थ रूल बताता है कि कभी भी आपको डबल पॉजेसिव यूज नहीं करने। क्या नहीं करने आपको, डबल पॉजेसिव कभी भी यूज नहीं करेंगे। पॉजेसिव में क्या होता है, आप एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं। जैसे आप पहला एग्जाम्पल देखिए, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम। तो आपने यहाँ पे दो दो पॉजेसिव यूज किए, एक बार वाइफ के आगे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया है, फिर ब्रदर के आगे आपने एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया, तो डबल पॉजेसिव यूज कर लिए। तो आप डबल पॉजेसिव यूज नहीं करेंगे। जहां पर भी डबल पॉजेसिव हो आप एकदम देखते समझ जाएंगे कि यही गलती है, आपको इसको करेक्ट करना है। तो जो डबल आपका दूसरे वाला डबल पॉजेसिव है उसके बाद जो वर्ड है, जैसे यहाँ पे ब्रदर सन है तो सन को आप क्या आ जाएंगे, स्टार्टिंग में ले जाएंगे। तो आप क्या कर देंगे, द सन ऑफ, फिर क्या लगाएंगे आप, ऑफ। अब ये जो ब्रदर्स के साथ का अपोस्ट्रोफी है ये किस में चेंज हो जाएगा, ऑफ में। तो द सन ऑफ माई वाइफ, एक आपने पॉजेसिव यूज किया, अब ब्रदर के वाला पॉजेशन जो था वो हटा देंगे, सिंपल ब्रदर यूज करेंगे। द सन ऑफ माई वाइफ ब्रदर हैज कम। क्लियर हो गया। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर हैज परचेज अ कार। तो दो दो पॉजेसिव वर्ड यूज हो रहे हैं, मास्टर्स और फिर ब्रदर्स। तो सेकंड पॉजेसिव कौन सा है, ब्रदर है, तो आप डॉटर को सबसे स्टार्टिंग में ले जाएंगे, द डॉटर ऑफ, पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स। और ये जो आपका ब्रदर्स है, अब इसका पॉजेसिव आप हटा देंगे एपोस्ट्रोफियस, ये सिंपल ब्रदर हो जाएगा। द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज परचेज अ कार। अब हमारा फिफ्थ रूल देखिए। फिफ्थ रूल कहता है कि अगर आपका नो सूनर है तो नो सूनर के साथ आप हमेशा देन का यूज करेंगे, बट को यूज नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नो सूनर के साथ आप हमेशा देन को यूज करेंगे, बट का यूज नहीं करेंगे। तो पहले सेंटेंस में हमने क्या देखा, नो सूनर हैड ही रीच्ड द कॉलेज बट द बेल रैंग। तो यहाँ पे आपने बट देखा है नो सूनर के साथ, तो इस बट को हटा के आपको क्या लगाना है, देन। तो आपको लगना है देन द बेल रैंग। सेम वे सेकेंड सेंटेंस में देखिए, नो सूनर हैड ही ओपन द डोर बट हिज फ्रेंड अपीयर्ड। तो नो सूनर के साथ हमने बट लगा रखा है। आपको पता है नो सूनर के साथ हम कभी भी बट नहीं लगाते हैं बल्कि देन का यूज करते हैं।
तो बट हटा के आपका क्या बन जाएगा, देन हिज फ्रेंड अपीयर्ड। अब देखिए आप सिक्स रूल में क्या होता है कि अगर आपका सेंटेंस दो वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स कंडीशनल सेंटेंस है, या तो व्हेन से शुरू हो रहा है या फिर आपका इफ से यूज हो रहा है, तो दूसरे सेंटेंस जब शुरू होता है तो उसमें हम देन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि देन को हटा के सिर्फ हम कॉमा लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में व्हेन आ रहा है या फिर इफ आ रहा है, तो दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर देन लग रहा है तो आप देन को हटा के सिर्फ कॉमा यूज करेंगे। तो इनकरेक्ट देखिए, व्हेन आई बाय दीज थिंग्स देन आई विल गिव यू वन ऑफ देम। तो व्हेन स्टार्टिंग में उसके साथ आपने देन गलत यूज किया है, तो आप इस देन को हटा देंगे, सिर्फ कॉमा लगा देंगे। तो व्हेन आई बाय दीज थिंग्स, आपने देन हटा दिया, सिर्फ कॉमा लगा दिया, आई विल गिव यू वन ऑफ देम। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस में इफ लगाया आपने, इफ के साथ फिर आपने लिखा इफ आई गो देयर देन आई विल कॉल यू। तो यहाँ पे देन नहीं लगेगा, सिर्फ इस देन को हटा के आप कॉमा लगा देंगे, इफ आई गो देयर आई विल कॉल यू। तो क्लियर हो गया रूल 6 आपको। अब देखिए रूल 7 बताता है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस गिवन है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि रिपोर्टेड, जैसे ही सेड दैट, उसने कहा, फिर आपके एपोस्ट्रोफी कॉमा होता है, जो कहा होता है आई विल गिव यू ए पेन, फिर वो एपोस्ट्रोफी से ही डबल एपोस्ट्रोफी से बंद हो जाता है। तो ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल होता है, डायरेक्ट सेंटेंस का। तो इस डायरेक्ट सेंटेंस में तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उससे पहले आप दैट का यूज नहीं करेंगे। तो आप देखिए इसमें लिखा है ही सेड दैट, फिर अपोस्ट्रोफी यूज हो गया, तो इसका मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट का यूज नहीं करते हैं, तो आप इस दैट को हटा देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही सेड। अब आप देखिए आपने दैट हटा दिया, फिर आप रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे आई विल गिव यू ए पेन, बिल्कुल सेम सेंटेंस एज इट इज आप लिख देंगे। सेकंड देखिए, शी सेड दैट आई विल टीच यू ए लेसन। तो अब आपको आई विल टीच यू ए लेसन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये एपोस्ट्रोफी से, डबल एपोस्ट्रोफी से शुरू हो रही है और डबल एपोस्ट्रोफी से बंद हो रही है, तो इससे पहले आप दैट का यूज नहीं करेंगे, तो आप सिंपल लिखेंगे शी सेड, फिर आप रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे एज इट इज आई विल टीच यू ए लेसन। तो अगर डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है तो आप रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो दैट है उसे आप हटा देते हैं। अब आता है हमारा एट्थ रूल। एट्थ रूल में क्या होता है, अगर आपके दो वर्ड यूज है, या तो प्रिफर या फिर प्रिफरेबल, तो एक तो प्रिफर और प्रिफरेबल खुद ही आपको जो है सुपरलेटिव डिग्री को बताते हैं, जो प्रिफरेबल होता है, तो उससे पहले आप मोर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिफरेबल खुद ही आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री को बता रहा है, तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले एक और कंपैरेटिव डिग्री मोर को ऐड नहीं करेंगे। और प्रिफर और प्रिफरेबल के बाद अगर देन यूज हो रहा है तो आप देन यूज नहीं करेंगे, इनके साथ हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज होता है। तो आप इसके एग्जाम्पल देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है आई प्रिफर वॉकिंग देन स्विमिंग, मुझे स्विमिंग से बेटर वॉकिंग लगती है। तो यहाँ प्रिफर के साथ आपने देन यूज किया है, और मैंने बताया है प्रिफर के साथ कभी भी देन यूज नहीं होता है, आप क्या यूज करेंगे, टू। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई प्रिफर वॉकिंग टू स्विमिंग। क्लियर हो गया। अब सेकंड देखिए, दिस बुक इज मोर प्रिफरेबल देन दैट। एक तो प्रिफरेबल के साथ इन्होंने देन यूज किया है, तो ये गलत है, प्रिफरेबल या प्रिफर के साथ कभी भी देन यूज नहीं होता है, प्रपोजिशन टू लगती है, तो हमने देन को हटा के प्रिफरेबल टू कर दिया। एक और इसमें मिस्टेक है कि प्रिफरेबल से पहले मोर लगाया है, तो प्रिफरेबल कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम कभी भी डबल कंपैरिजन यूज नहीं करते हैं, तो ये जो मोर वर्ड है इसे आप हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट सेंटेंस, दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। तो सेकंड सेंटेंस में दो मिस्टेक थी, एक तो डबल कंपैरेटिव थे, तो आपने एक कंपैरेटिव यूज किया है प्रिफरेबल और मोर को हटा दिया है।
दूसरी गलती थी प्रिफरेबल के साथ देन लगा दिया, प्रिफरेबल के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन जाती है, तो इसलिए करेक्ट सेंटेंस बना दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। अब आपका आता है नाइन्थ रूल। नाइन्थ रूल क्या होता है कि अगर आपको कुछ आपने कहा है भाई मुझे कुछ बुक दे दो या मेरे को कुछ खाना दे दो, तो अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है मीन्स जिसमें नेगेटिव यूज नहीं हो रहा है, तो कुछ के लिए आप सम वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंस अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स सेंटेंस में नॉट यूज हो रहा है, तो कुछ के लिए आप एन ए का यूज करते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है देयर आर एनी बुक्स ऑन द टेबल, कि टेबल पर कुछ किताबें हैं। तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है, तो इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ की इंग्लिश एने ना होके सम होती है, तो इसीलिए आपने करेक्ट किया देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं देयर आर नॉट सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पे कुछ बुक नहीं है। तो अब इसमें नॉट लग रहा है, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ की इंग्लिश सम ना होके एन होती है, तो इसलिए हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा देयर आर नॉट, अब सम की जगह हमने वर्ड क्या यूज किया एन ए, देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल। क्लियर हो गया। बिना देखे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम यूज करना है, और अगर नेगेटिव सेंस है तो आपको फिर एन ए का यूज करना है। अब आपका लास्ट रूल आता है कि अगर आपको ये वर्ब दे रखी है जैसे बिड, बिहोल्ड, डेयर, फील, हियर, लेट, मेक, नीड, सी, वॉच, तो इनके साथ कभी भी आप टू नहीं लगाते हो, तो इन्फिनिटिव टू यूज नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिड माने देखना, बिहोल्ड माने देखना, लास्ट में सी वॉच है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि आपका हो जाएगा बिहोल्ड माने देखना, सी माने देखना, वॉच माने देखना। तो तीन वर्ड तो यही हो गए बिहोल्ड, सी, वॉच। फिर बी से ही शुरू हो रहा है बिड, डेयर, फील, हियर, लेट, मेक, नीड के साथ हम टू इन्फिनेटिव यूज नहीं करते हैं। अब हम इनका सेंटेंस देखते हैं। आई वॉच हिम टू कम एंड गो, मैंने उसे आते जाते देखा। तो वॉच के साथ हमें पता है इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करते हैं, तो हम टू हटा देंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा आई वॉच हिम कम एंड गो। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है आई सॉ हिम टू गो डाउन द हिल, मैंने उसे हिल से नीचे जाते हुए देखा। तो सी के साथ आपको पता है कि टू इन्फिनेटिव यूज नहीं होता है, तो इसलिए हम टू हटा देंगे, हम सिंपली लिखेंगे आई सॉ हिम गो डाउन द हिल। तो ये चीज क्लियर हो गई कि बिड, बिहोल्ड, डेयर, फील, हियर, लेट, मेक, नीड, सी, वॉच के साथ आप इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करते हैं। अगर इन्फिनेटिव टू दे रखा है तो आप उसको हटा के बनाएंगे। तो आई होप कि अब मैंने जो पार्ट 3 में आपको बहुत इजी रूल बनाए हैं कि अगर आपको गलत सेंटेंस दे रखा है, इनकरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, तो आप उसे करेक्ट कैसे करेंगे, अब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे करेक्ट द सेंटेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिए, इससे आपको करेक्ट द सेंटेंस को सॉल्व करते हुए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चाहे आपके जहाँ जहाँ इंग्लिश ग्रामर में ये यूज़ होते हैं, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, बीबीए के स्टूडेंट हो, आप अगर बीए एलएलबी में आपका सब्जेक्ट आता है, तो जहाँ जहाँ आपका यूज़ होता है वहाँ वहाँ आप ये जो है लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसे अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनकी भी इंग्लिश में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सके। So that's all my today's lecture. Thank you very much.